नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत का पहला नैनो डीओपी प्लांट लग गया है। कहाँ पर लगा हुआ है? यह गुजरात में लगा है। गुजरात के गांधीनगर में कलोल क्षेत्र में लगा हुआ है। कहाँ पर लगा है? कलोल क्षेत्र में लगा हुआ है। यह भारत का पहला नैनो इफ्को का लगा हुआ है। इफ्को का भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट है जो लिक्विड फॉर्म में है। जो किस फॉर्म में है? लिक्विड यानी कि तरल फॉर्म में, तरल रूप में है। ये जो नैनो डीओपी होता है और नैनो यूरिया होता है, ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो नैनो डीएपी या यूरिया होता है ये उन्नत कृषि उर्वरक होता है। उन्नत मतलब कि जो एडवांस कृषि एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर है ये होता है। इसमें पोषक तत्व की दक्षता में सुधार किया गया है और जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसको भी कम किया गया है कि जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा वो कम पड़ेगा इसका इस्तेमाल करने से। इसलिए इसे डिजाइन किया गया है नैनो फार्म में। जो नैनो डीएपी होता है, नैनो डीएपी होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन होता है और लिक्विड फॉर्म में ही फास्फोरस होता है। लिक्विड फॉर्म में ही फास्फोरस होता है। तो ये दोनों ही मात्रा इसमें मिलाई जाती है नैनो डीएपी में। तो इसका इनमें पौधों का जो पोषक तत्व है इसमें पहुंचाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसे नैनो डीएपी और नैनो यूरिया कहा गया है, क्योंकि इसका कम ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डीएपी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता था, उसमें ये जो नैनो फार्म में आया है, लिक्विड फार्म में डीएपी आई है, इसका कम ही इस्तेमाल कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसका फायदा होगा। मतलब उर्वरक का इस्तेमाल कम करके आप फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। फसल की जो पैदावार है उसका बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, इसमें सुधार किया गया है। पोषक तत्वों को बढ़ाया गया है कि ताकि आप वो कम ही यूज करके डीएपी या यूरिया का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जिसका लक्ष्य रखा गया था कि यूरिया का उपयोग कम करके और जो प्राकृतिक खेती है, जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए। जब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तो जैसे मिट्टी है वो दूषित कम होगी, जो उसकी फर्टिलाइजेशन है यानी जो उसकी उर्वरता क्षमता है वो भी बरकरार रहेगी। इसीलिए यूरिया का इस्तेमाल कम हो, डाई का इस्तेमाल कम हो यानी डीएपी का इस्तेमाल कम हो। इसलिए इसके नैनो फार्म को लेकर आया गया, ताकि नैनो फार्म में आप लिक्विड फार्म में कम ही इस्तेमाल करेंगे, आप अधिक से अधिक उसका फ़ायदा ले पाएंगे। ये जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो उर्वरक है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है, इसका लाभ क्या है? नैनो आकार के जो कण होते हैं, नैनो आकार के जो कण होते हैं, जो इसकी सरफेस एरिया होती है ये काफ़ी बड़ा होता है। इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं इसके अवशोषण में सहायता होती है। जो पोषक तत्व होते हैं इसके अवशोषण में ये हेल्प करता है। नैनो कण पानी में आसानी से घुल जाता है। नैनो कण पानी में आसानी से घुल जाता है। तो ये जो डीएपी या यूरिया है, ये जो पौधे हैं इसको आसानी से काम करना शुरू कर देता है। नैनो टेक्नोलॉजी पौधों की जड़ों तक नियंत्रित पोषक तत्व जारी करने में भी सक्षम है। मतलब कि जो नैनो कण है ये पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंचने में ये आसानी से पहुंच जाता है। नैनो उर्वरक में जो लिंचिंग क्षमता होती है वो कम होती है। लिंचिंग क्षमता मतलब कि जो रिस कर नीचे जाता है, जब रिस कर नीचे जाना शुरू करता है तो इसे लिंचिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। जब ये नीचे जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर है, नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड होना शुरू कर देता है, वो दूषित होना शुरू कर देता है। लेकिन जो नैनो डीएपी या नैनो यूरिया बनाई गई है इसमें लिंचिंग क्षमता कम है, ये ऊपर तक ही रहेगा, यानी कि सिर्फ पौधों तक ही फायदा करेगा। लिंचिंग इसकी कम होगी तो जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। आइए जानते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटर लिमिटेड यानी कि इफ्को के बारे में जानते हैं। इफ्को के बारे में जानते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। ये बहुराज्य सहकारी समिति है। इफ्को का पूर्ण स्वामित्व तो भारत सरकार की जो सहकारी समिति है, भारत सरकार की जो सहकारी समिति है इसका पूर्ण स्वामित्व तो उसके पास है। ध्यान रखिएगा। सोसाइटी उर्वरक के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में काम करती है। विपणन मतलब निर्माण करती है उर्वरक का, प्लस उसकी मार्केटिंग करती है यानी विपणन करती है, बेचने का काम करती है इफ्को। तो ये है कंपनी का नाम इफ्को। सोसाइटी है जो सहकारी समिति है, इसका पूर्ण स्वामित्व तो भारत सरकार की जो सहकारी समिति उसके पास है, न कि राज्य सरकार की जो सहकारी समिति उसके पास, भारत के पास है। ध्यान रखिएगा।
विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2023। सबसे पहले तो जो विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट होती है यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। भारत में इसमें बताया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसके द्वारा बताया गया है कि भारत में अगले 3 दशक तक, 3 दशक मतलब कि 30 साल तक ऊर्जा मांग में सबसे अधिक वृद्धि होने की उम्मीद इसमें बताया गया है। हालांकि भारत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बताया जा रहा है कि 2030 तक जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके उत्सर्जन में 30% की कमी आएगी, इसके उत्सर्जन में 30% की कमी आएगी। और वहीं जो भारत की जो कार या जो व्हीकल है उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कितना 25% का कमी आएगा 2030 तक, इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार। भारत में और भी अन्य आकलन किए गए हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में नई उत्पादन क्षमता में सौर पीवी, जो सोलर पीवी सेल हैं इसका हिस्सा बताया जा रहा है कि लगभग 60% तक रहा है पिछले 5 वर्षों में। ध्यान रखिएगा, पिछले 5 वर्षों में जो सौर पीवी सेल है इसका उत्पादन 60% तक रहा है। अगर विश्व के बारे में आकलन के बारे में बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा बताया गया, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बताया जा रहा है कि 2030 तक लगभग 80% से घटकर 73% तक हो गई है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है इसकी हिस्सेदारी वैश्विक लेवल से धीरे धीरे कम हो रही है, फिर इसमें आइए इसके बारे में जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ध्यान रखिएगा, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, जो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त, ध्यान रखिएगा, स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य कितने हैं? 31 देश इसके सदस्य है। भारत इसका सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भारत सदस्य नहीं है। भारत जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है यानी कि जो एजेंसी है उसके संघ देशों का हिस्सा है, संघ देशों का हिस्सा पार्ट है, लेकिन सदस्य नहीं है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हर साल प्रकाशित होता है और ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के रुझानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हर साल इसे प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, खाद्य उत्पादों में QR कोड का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने दृष्टिबाधित व्यक्तियों, जो मतलब देख नहीं सकते, उनके लिए जो जानकारी हो वो सुलभ हो, उसके लिए जो खाद्य उत्पाद होते हैं, जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर जो QR कोड है उस पर बार कोड लगा दिया है। 2 लाइन्स का इसमें बार कोड होगा, क्योंकि वो इस आसानी से अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद या तो उन्हें टेक्स्ट में मिल जाएगा या फिर उन्हें वॉइस में मिल जाएगा। वॉइस में मिल जाएगा तो वो आसानी से सुन सकते हैं, तो उन्हें आसानी से जानकारी मिल जाएगी कि जो खाद्य उत्पाद है जिसका मैं उपभोग करने जा रहा हूँ या जिसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, उसमें जो खाद्य सामग्री है उसमें क्या क्या मिलाई गई है, उसमें पोषक तत्व कितने हैं, उसका एक्सपायरी डेट कितना है और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कितना है, वो इसमें क्या है। जो FSSAI है इसका उद्देश्य क्या है? QR कोड लागू करने का उद्देश्य यही है कि विशेष आवश्यकता वाले लोगों सहित हर किसी को सुरक्षित भोजन मिल पाए, इसीलिए QR कोड लागू किया गया है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तो आसानी हो ही जाएगी जानकारी, लेकिन अन्य लोग भी अगर जिस प्रोडक्ट्स को आप खरीद रहे हैं उसका आप बार कोड यानी QR कोड से स्कैन करके देख सकते हैं उस प्रोडक्ट्स में कितने पोषक तत्व मिलाए गए हैं, किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए, प्लस एक्सपायरी डेट, और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यही होगा कि जो पोषक सामग्री है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जो एलर्जी है उसमें कितना प्रतिशत है वो भी आपको पता चल जाएगा, इससे क्या क्या चीज़ एलर्जी है, उसके निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट आसानी से आपको मिल सकता है। उसकी लेबलिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसकी लेबलिंग की आवश्यकता क्या है। खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2020 यानी कि जो लेबलिंग और प्रदर्शन नियम 2020 है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें
पिछले जो नियम है उसमें जो कमियां रह गई थी, पिछले नियमों में जो कमियां रह गई थी उसमें सुधार किया गया है। उसमें सुधार करके एक नया खाद्य सुरक्षा मानक का लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020 लागू किया गया है। इसमें नया नया चीज़ क्या ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है जो एलर्जन जानकारी है, मतलब कि जो एलर्जी होती है उसके बारे में जानकारी, पोषक तत्व ये आपका किन चीज़ों में योगदान करता है, कौन सा आपका विकास करेगा, उसके बारे में डिटेल्स इसमें जानकारी ऐड किया गया है। समाप्ति की तिथि प्लस लोगो, आपका सिंबल, साइन, ये सब सारी चीज़ आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बिक्री के लिए खाद्य उत्पादों पर लेबल लगाना होगा। और इन नियमों में बड़ी रेस्तरां श्रृंखला भी शामिल है, मतलब जो बड़े होटल्स हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है इस नियम में, ये भी ध्यान रखिएगा। FSSAI के बारे में जानते हैं, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर्स है यानी कि मुख्यालय जिसे बोलते हैं न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि यह संसद के द्वारा नियम पास करके कानून द्वारा बनाया गया है। 2000 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया है, तो इसलिए यह एक लीगल एंटिटी है, यानी वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा एक हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है जो एक्सपेरिमेंट और इक्विपमेंट यानी अनुप्रयोग और उपकरणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए 5G टेक्नोलॉजी के क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा रहा है। मतलब कि चाहे जो भी जांच एजेंसी है भारत के अंतर्गत, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और भी पुलिस प्रणाली हो, उसको इतना सक्षम किया जा रहा है कि आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराध को और भी आसानी से आप पकड़ सकें। इसमें शामिल किया गया है कि 360 डिग्री से, यानी कि चारों दिशाओं में हो रहे अपराधों को आप आसानी से रोक पाएँ। पूर्वानुमान, पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, पीड़ित का पता लगाने और आंतरिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के साथ मोबाइल उपयोगकर्ताओं के वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के लिए ऐप्स विकसित करना भी शामिल है। मतलब कि जो मोबाइल चोरी करके भी ले गए हैं, अब मोबाइल से जो अपराध भी करते हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए इसमें ऐप्स भी विकसित किए गए हैं। इसके माध्यम से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। जो 5G टेक्नोलॉजी होती है ये डेटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका इस किस स्थान पर कोई भी अपराध हुआ है, तुरंत ही आपको सूचना मिलेगी। जैसे ही आपको तेज़ी से सूचना मिलेगी आप वहां पर पहुंचकर अपराध को कंट्रोल कर सकते हैं या किसी भी अपराधी को पकड़ने में आप सक्षम हो सकते हैं, मतलब आसानी से पकड़ सकते हैं। जो 5G टेक्नोलॉजी होती है मोबाइल संचार की, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है 5वीं पीढ़ी की, 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। इसका मतलब होता है 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी की है, जो वायरलेस एक संचार प्रणाली है जिससे आपका डाटा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो सकता है। भारत एक साथ 6G टेक्नोलॉजी को भी अपनाने के लिए बुनियादी ढांचा डेवलप कर रहा है। भारत यानी 6G के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं 6G नेटवर्क के बारे में और 5G नेटवर्क के बारे में। डिफरेंस, अंतर क्या होता है। 1G से लेकर 6G तक जानेंगे। 1G का मतलब होता है कि फर्स्ट जनरेशन, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन। इसमें होता क्या है कि इसमें 24 kbps यानी कि 24 KB पर सेकेंड के स्पीड से आपको इंटरनेट फर्स्ट जनरेशन में मिल रहा था, जिससे आप सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे, जो 1980 के दशक में आया था, जो 2G है, 2G में आप 24, ध्यान रखिएगा, 24 kbps का इस्तेमाल कर सकते थे। 24 kbps यानी 24 KB पर सेकेंड की स्पीड से आपको इंटरनेट की सुविधा मिल सकती थी, जिससे आप SMS भेज सकते थे, जिससे आप 2G में, सेकेंड जनरेशन में। वहीं थर्ड जनरेशन में आपको 2 Mbps यानी MB पर सेकेंड की स्पीड से आपको डाटा ट्रांसफ़र की सुविधा मिल सकती है थर्ड जनरेशन में, जिससे आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर सकते हैं, गूगल पे आसानी से देख सकते हैं, जो 2000 में लॉन्च हुआ। वहीं 2010 में 4G टेक्नोलॉजी जब आई,
4th जनरेशन वाला। इसमें 100 से 1000 MBPS यानी कि MB पर सेकेंड के हिसाब से आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आप इंटरनेट की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, और सारी दुनिया को आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। वहीं जो 5G टेक्नोलॉजी है, 5G में आपको 1 से 20, ध्यान रखिएगा, 1 से 20 GB यानी कि GB पर सेकेंड के हिसाब से आपको स्पीड मिल सकती है 5th जनरेशन में, जिससे आप IoT का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन लर्निंग लगी हुई है, जो आपके भाषा और भावनाओं को समझकर अपने हिसाब से काम करती है तेज। ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है। बाकी जो 6G यानी कि जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, अभी इसे डेवलप किया जा रहा है भारत के द्वारा। उम्मीद है कि 2025 और 26 तक 6G भारत में लागू हो जाएगा। 6G भारत में लागू हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा नए नए स्पेक्ट्रम के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था जनरेशन के बारे में, 1 to 6 जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत चीन सीमा विवाद के बारे में जानेंगे, सीमा वार्ता के बारे में। भूटान और चीन हाल ही में अपनी 25वीं दौर के, ध्यान रखिएगा, 25वीं दौर की सीमा वार्ता आयोजित किया है, जो 2016 के बाद इस तरह की पहली बैठक है भूटान और चीन के बीच में। वार्ता का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसने भूटान चीन सीमा के परिसीमन और सीमांकन के लिए एक संयुक्त तकनीकी टीम की भी स्थापना की गई है, जिसमें होगा क्या, सीमा का सीमांकन किया जाएगा। मतलब कि बॉर्डर्स एरिया के लिए कुछ एरिया चाइना हो सकता है भूटान को दे, अब भूटान चाइना को दे, तो उसका फिर से बॉर्डर का सीमांकन किया जाएगा कि कहाँ से किसका एरिया है। क्योंकि विवाद किस कारण से था, 1950 से ही भूटान और चीन के बीच में विवाद है। चीन ने भूटान के पश्चिमी और उत्तर क्षेत्रों पर दावा करता हुआ एक नक्शा प्रकाशित किया, जो विवाद का कारण बना। उत्तर मध्य भूटान में लगभग 495 वर्ग किलोमीटर और पश्चिमी भूटान में लगभग 269 वर्ग किलोमीटर्स जो क्षेत्रफल है, इसके आसपास का जो एरिया है, उस पर चीन दावा करता है कि वो मेरा एरिया है। चीन रणनीतिक डोकलाम क्षेत्र सहित डोकलाम एक ट्रांजैक्शन है भारत, भूटान और चाइना के बीच, उस पर भी दावा करता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। उसके साथ साथ भूटान के कुछ अन्य हिस्सों पर दावा करता है, जो फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए फिगर में, ये है डोकलाम रीजन्स। ये डोकलाम रीजन ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन किसकर, इससे संबंधित क्वेश्चन बन चुका है कि डोकलाम हाल ही में चर्चा में रहा जो क्षेत्र है डोकलांग, किन 3 देशों के बीच में विवाद का कारण बना, तो भारत, चाइना, भूटान, डोकलाम रीजन है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन विवाद है, प्लस उसके बाद ड्रामना एंड सागतो, जो जिसे जियाबू कहते हैं, इस रीजन पर भूटान और चीन के बीच में विवाद है। प्लस उसके बाद इसके नीचे एक एरिया है जिसको कहते हैं सियाचुंगलंगपा, और उसके बाद लांग मार्को वैली है, इस वैली पर भी विवाद है। उसके बाद कुला खरी है, इस पर भी भारत और चाइना के बीच में विवाद है। उसके बाद बायू है, जिसे बेयुल भी कहते हैं, ये है देखिए, जिसे चांगजोंग भी कहते हैं, ये क्षेत्र है, इस पर भी चाइना और भूटान के बीच में विवाद है। उसके बाद मेंचुमा वैली है, इस पर भी चीन और भूटान के बीच में विवाद है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा। साक्तेंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि साक्तेंग हाल ही में चर्चा में रहा विवादित क्षेत्र है, ये किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण रहा, तो ये भूटान और चीन के बीच में विवाद का कारण रहा। भूटान और चीन के बीच में विवाद का ये कारण रहा है। ये था लोकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट लोकेशन जिससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। और उसके बाद जो चीन और भूटान के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो नहीं है, और जो भी संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि हैं, स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, जो चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका है, रूस है। इनके साथ भूटान का जो राजनयिक संबंध है, किसी भी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। चाइना के साथ भी नहीं है। भारत के द्वारा ही चाइना से भूटान के जो भी बात होती थी, भारत के द्वारा ही बात होती थी। तो आज के लिए ही इतना ही है। मेरी अगर न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।